बच्चों, जर्मनी के एकीकरण में अभी तक आप सभी ने पढ़ा सांस्कृतिक एकीकरण, भौगोलिक एकीकरण, आर्थिक एकीकरण। अब आप सभी पढ़ेंगे सामाजिक एकीकरण कि किस तरीके से जर्मनी सामाजिक रूप से एक होना शुरू करता है। तो बच्चों, सबसे पहले बात इसमें आती है मध्यम वर्ग का उदय। किसकी? मध्यम वर्ग का उदय। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति में भी एक मुख्य कारण यही था, मध्यम वर्ग का उदय। इसमें से आपका आता है व्यापारी वर्ग, बौद्धिक वर्ग और उद्योगपति वर्ग। ठीक, अब ये ज्यादा जागरूक और चिंतनशील थे और इन्होंने एक होने पर बल दिया। किस पर बल दिया? एक होने पर बल दिया। ठीक है, और आपसी विभाजन को समाप्त करने पर विचार किया कि जो हमारा आपसी विभाजन है उसको हम किस तरीके से समाप्त करें। अब बात आती है 1848 ईस्वी की यूरोप की क्रांति की। यानी 1848 ईस्वी में जो यूरोपीय क्रांति हुई थी उसका फायदा उठाया इसने जर्मन के लोगों ने। यानी यूरोप की क्रांति का फायदा उठाया जर्मन के लोगों ने और फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर इन्होंने मिलने की एक योजना बनाई। फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर इन्होंने मिलने की एक योजना बनाई, लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर मैटरनिक, कौन? मैटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और इसके सहयोगियों ने यानी मैटरनिक ने और इसके सहयोगियों ने ये कॉन्फ्रेंस समाप्त कर दी। क्या किया? ये कॉन्फ्रेंस समाप्त कर दिया। अब मध्यम वर्ग ने समझा कि जब तक हमारा राजनीतिक एकीकरण नहीं होगा तब तक हम एक नहीं हो पाएंगे, यानी एकीकरण नहीं हो पाएगा। और पढ़ा लिखा समाज एकीकरण का प्रबल समर्थक बन चुका था। अब हम बात करेंगे राजनीतिक एकीकरण की, क्योंकि राजनीतिक एकीकरण बहुत महत्वपूर्ण है और इसी से आपका जर्मनी का एकीकरण पूरा हो। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे राजनीतिक एकीकरण की। राजनीतिक एकीकरण बच्चों, जर्मनी का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? प्रशा। और प्रशा का शासक है कैसर विलियम प्रथम। यानी क्या है? प्रशा का शासक। प्रशा जर्मनी का सबसे बड़ा राज्य है और कैसर विलियम प्रथम को लगा कि जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो प्रशा के माध्यम से ही पूरी होगी, यानी प्रशा ही जर्मनी का एकीकरण करता बनेगा, क्योंकि जनसंख्या और क्षेत्रफल यानी जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से यही सबसे बड़ा राज्य है। अब क्या किया गया? प्रशा को शक्तिशाली बनाने का काम शुरू हो गया। यानी क्या किया गया? प्रशा को शक्तिशाली बनाने का काम शुरू हो गया, लेकिन इसकी संसद ने इसका विरोध किया। यानी क्या किया? संसद ने इसका विरोध किया। अब जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 1862 ईस्वी में ऑटोमन बिस्मार्क, याद रखिएगा बच्चों, ये जर्मनी के एकीकरण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ऑटोमन बिस्मार्क इनको प्रशा का चांसलर बनाया गया। यानी 1862 ईस्वी में ऑटोमन बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर बनाया गया, क्योंकि यह एक बहुत कूटनीतिक व्यक्ति था। यानी जो ऑटोमन बिस्मार्क थे बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति थे। और क्या किया गया? एकीकरण की प्रक्रिया किसको सौंप दी गई? ऑटोमन बिस्मार्क की, जो कि प्रशा का चांसलर था। और इसने क्या किया? यानी ऑटोमन बिस्मार्क ने रक्त और लौह, याद रखिएगा बच्चों, रक्त और लौह यानी रक्त और लौह की नीति अपनाई। यानी इसको अगर हम कहें तो युद्ध, यानी इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। और क्या किया? अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत किया। क्या किया? इसने अपनी व्यवस्थाओं को
मजबूत किया और अपनी सैनिक शक्ति में सुधार किया। ठीक है, यानी अब क्या था, जर्मनी शक्तिशाली बन चुका था। ठीक है बच्चों, अब आगे की प्रक्रिया शुरू होती है आप सभी की। अब क्या था कि प्रशा का जो चांसलर था ऑटोमन बिस्मार्क, उसने सैन्य शक्ति का सुधार किया, व्यवस्थाओं को मजबूती दी। अब उसको एक मौके की तलाश थी, यानी वो एक मौका तलाश रहा था, क्योंकि उसने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी और उसको एक मौका चाहिए था कि किस तरीके से वो युद्ध के माध्यम से आगे बढ़े। अब 38 राज्य यानी 38 राज्यों का महासंघ, 38 राज्यों का जो महासंघ था उसका हेड था ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया को उसका हेड बनाया गया था। कब? 1815 ईस्वी में, यानी जब नेपोलियन की हार हुई तो 1815 ईस्वी में क्या किया गया, 38 राज्यों का महासंघ किसको बनाया गया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, और ऑस्ट्रिया ही एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी। अब क्या किया गया, ऑटोमन बिस्मार्क को तो एक मौके की तलाश थी, तो उसने अपना मुद्दा बनाया डेनमार्क। डेनमार्क में जर्मन जनसंख्या अधिक थी। क्या थी? जर्मन जनसंख्या अधिक थी और इसके 2 क्षेत्र थे। कितने क्षेत्र थे? 2 क्षेत्र थे। एक था आपका स्लेस्विंग और एक था होलस्टीन। 2 क्षेत्र थे, एक था स्लेस्विंग और एक था होलस्टीन। अब क्या किया गया, इसके बारे में ऑस्ट्रिया से बात की गई, यानी इसके बारे में क्या किया गया, ऑस्ट्रिया से बात की गई और दोनों ने एक साथ, यानी ऑस्ट्रिया और प्रशा दोनों ने एक साथ क्या किया गया, इन पर आक्रमण किया, यानी दोनों ने एक साथ इन पर आक्रमण किया और स्लेस्विंग ले लिया प्रशा ने और होलस्टीन किसके हाथ आया, ऑस्ट्रिया के हाथ। बच्चों ये समझिएगा कि ये ऑटोमन बिस्मार्क की सोची समझी चाल थी। ठीक, अब क्या हुआ कि स्लेस्विंग जो आ गया प्रशा के हाथ, होलस्टीन आया ऑस्ट्रिया के हाथ, लेकिन जो आंतरिक मुद्दे, यानी आंतरिक मुद्दे और आवागमन, यानी आंतरिक मुद्दे और आवागमन, ये इन दोनों के अपने हाथ में लिया प्रशा ने, यानी प्रशा ने इन दोनों मुद्दों को अपने हाथ में लिया और जिसको चल के ऑस्ट्रिया के साथ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक, अब क्योंकि यह एक सोची समझी चाल थी कि किस तरीके से तनाव उत्पन्न किया जा सके और ऑस्ट्रिया को हटा दिया जाए। ठीक, क्योंकि प्रशा पहले से ही युद्ध के लिए तैयार था, प्रशा पहले ही युद्ध के लिए तैयार था क्योंकि वो शक्तिशाली बन चुका था। अब ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध हुआ, यानी ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध हुआ और कब हुआ, 1864 ईस्वी में, यानी 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध हुआ, जिसमें प्रशा विजयी रहा, यानी प्रशा जीत गया, प्रशा विजयी रहा। ठीक है, यानी अब देखा जाए तो ऑस्ट्रिया भी हट चुका था और इसके बाद क्या हुआ, जो उत्तरी जर्मन राज्य क्या था, यानी उत्तरी जर्मन राज्य, यानी उत्तरी जर्मन राज्य अब कहाँ आ गए, अब उत्तरी जर्मन राज्य आ गए प्रशा के साथ, यानी उत्तरी जर्मन राज्य प्रशा के साथ आ गए, लेकिन अभी भी दक्षिणी जर्मन राज्य थे जिनकी संख्या थी 4, यानी 4 दक्षिणी जर्मन राज्य ऐसे थे जो प्रशा के साथ नहीं मिलना चाहते थे क्योंकि वो फ्रांस के प्रभाव में थे। ठीक, और इनको एक करने के लिए क्या किया गया, सबसे पहले तो इनमें जर्मन भावना का विकास किया गया, यानी इनमें क्या किया गया, जर्मन भावना का विकास किया गया, इनमें जर्मन भावना का विकास किया गया और फ्रांस के साथ युद्ध की योजना बनाई गई। अब स्पेन के उत्तराधिकार को लेकर फ्रांस से तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई और नेपोलियन तृतीय ने प्रशा पर आक्रमण किया, यानी किसने, नेपोलियन तृतीय ने
प्रशा पर आक्रमण किया और पराजित हुआ। यानी नेपोलियन तृतीय ने क्या किया, स्पेन के उत्तराधिकार के युद्ध में इनमें तनाव था और जिसके चलते नेपोलियन तृतीय ने प्रशा पर आक्रमण किया लेकिन पराजित हुआ। अब इस तरीके से जो 4 दक्षिण जर्मन राज्य थे वो क्या हुए, एक साथ आ गए। यानी इस तरीके से क्या हुआ, 1871 ईस्वी में 1871 ईस्वी में आपके जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक है बच्चों, तो ये था जर्मनी का एकीकरण।